और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज शनिवार यानी आज बात करने का दिन है प्रभु चावला जी से, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और देश के बहुत ही जाने माने गणमान्य और बहुत ही सम्मानित पत्रकार। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, 20 साल से ज्यादा नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री रहे। एक तरीके से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार की इर्द गिर्द सिमटती दिखाई पड़ती थी हमेशा, बिना उनके रेफरेंस के कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अचानक एक फैसला हुआ और वो फैसला ये हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे, यानी बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को वो छोड़ेंगे और उनकी जगह कोई दूसरा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? अगर ये फैसला करना था जब 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सीटें जनता दल यूनाइटेड की तुलना में ज्यादा थी, या 2020 में जबकि जनता दल यूनाइटेड की सीटें तो बहुत ही ज्यादा थी बीजेपी से, तब क्यों नहीं छोड़ी? अब क्यों महज 4 महीने के अंदर ये सत्ता का परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसके पीछे के कारण क्या है, जानेंगे प्रभु जी से। सर, ये आपको समझ में आया क्यों नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाई हमारी इच्छा थी, हम लोकसभा भी हो सदस्य हो जाते, राज्यसभा के भी हो जाते, विधानसभा के भी हो जाते, विधानसभा काउंसिल के भी हो जाते। इस सवाल ये कि आपने देखा होगा नीतीश कुमार कभी ट्वीट करते नहीं है, एक्स में अपना पोस्टिंग बहुत कम करते हैं। उस दिन पहले सुबह दोपहर के 11-12 बजे करीब आ गया कि मैं जाग रहा हूँ, मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरी एक इच्छा थी कि मैं लोकसभा में रहा, मैं एमएलए रहा, मैं एमएलसी रहा, तो राज्यसभा में भी होना चाहिए, ताकि ऐसा पॉलिटिशियन जो चारों सदनों में रहा। उनको लगा पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सारे रहे, कलराज मिश्रा रहे, काफी नाम मैं गिना सकता हूँ जो काफी लोग रहे हैं, हर सदस्य रहे हैं, परंतु उनका अनाउंस करना ट्विटर के ऊपर और पार्टी में कहीं भी डिस्कशन नहीं होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका खुद का फैसला था या बाहर से किसी ने उनके कहा था। ये लोगों ने कहा दिया कि उनको हाईजैक कर दिया गया है। किसी एक उनके नेता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हैज बीन हाईजैक्ड। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा, बाकी ने भी यही कहा, और हर तरह के बहाने दिए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे को राज्यसभा में जाना है, मेरे को कुछ भी करना है। पर तो जिस तरीके से हुआ, केवल यही नहीं कि उनका इस्तीफा भी हुआ, अगर सारे कार्यक्रम उसके बाद जो हुए, क्रियाकर्म को देखें, उनको जाके देख क्या हुआ उसके बाद। शाम के एक तो अमित शाह खुद गए पटना में नॉमिनेशन भरवाने के लिए। अगर आपने देखा हो नॉमिनेशन वहां पर भरा जा रहा था, तो बैठा कौन था साथ में उनके साथ बैठे हुए थे अमित शाह एक तरफ, सम्राट चौधरी दूसरी तरफ, और जो वहां के नवीन जो बने हैं अध्यक्ष, उनका भी नॉमिनेशन होता है, इसलिए वो बैठे थे। कह सकते हैं कि अमित शाह अपने पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरवाने गए थे, परंतु वहां पर जनता दल यू का बड़ा नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसका फैसला बीजेपी का था या उनकी अपनी पार्टी का था। वहां के उनके अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उनके किसी का बयान नहीं आया। तो ये लगता है कि उसके आते आते 2 घंटे के बाद लगा कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा हो गया। उसके बाद ये लगा कि RN रवि को वहां से उठा करके तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल भेज दिया गया। उसका यह कि आरिफ मोहम्मद खान जो बेचारे अपने यहाँ वो बैठे हुए थे बॉम्बे के अंदर, वहां से त्रिवेंद्रम जाने वाले थे, उनके कार्यक्रम 17 तारीख को लगे हुए थे, बॉम्बे में वो सो रहे थे। उनको सूचना मिली बाकी अखबार माध्यमों से कि आपको वहां से बिहार से हटा दिया गया, तो उनको पता भी नहीं था। तो ऐसी तरह बोस को भी नहीं पता था, वो भी हमारे कार्यक्रम में थे। जब हमारा 2 दिन का कार्यक्रम था उसके अंदर बोस भी आए थे, रवि भी आए थे, और अपने आरिफ बाबू भी थे। 3 गवर्नर तीनों आए थे, तीनों का एफएलएल हो गया उसके 1 दिन के बाद। वहां पर से किसी को पता नहीं था, तो उसका मुख्यमंत्री बदल दिया, गवर्नर तीनों बदल दिए। मैंने उनसे पूछा वहां पर, आरिफ तुम कल तो यहाँ थे, आज तुम्हारा बदला हो गया। मैंने बोस साहब से पूछा, बोस साहब वहां प्रोफेसर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरे को लगता है इसकी वजह से। तो 2 कारण हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ा करने वाले हैं। बड़े क्या हो सकता है कि अपनी पार्टी के अंदर भी वो ऐसे नए लोगों को ला रहे हैं। जो गवर्नर अपॉइंट किए उसके अंदर ब्यूरोक्रेट ले आए। अब तरनजीत सिंधु को लेकर के आ गए, जो अमेरिका में एम्बेसडर थे 2020 से लेकर 2024 तक। तो हमारे संबंध बहुत सुधरे उस जमाने में अमेरिका का, इतने सुधर गए कि हमारे पासपोर्ट रही है। तो उसके बाद चुनाव अमृतसर का, अमृतसर तो खास चीज है कि जिसको भी कुछ लेना है उसको अमृतसर में जाकर के चुनाव हारना चाहिए। उसके बाद वो मंत्री भी रहेगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन जाएगा। अरुण जेटली हार गए तो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। उसका हरदीप पुरी हार गए, वो 2 मिनिस्टर हो गए। उसके बाद उनके बाद हाउसिंग था, उसके बाद पेट्रोलियम दिया उनको। तो तरनजीत सिद्धू हार गए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। तो अमृतसर से कोई खास बीजेपी का प्यार है या अमेरिका से? तो मेरा कहना कि हुआ है कि 9 राज्यों के परिवर्तन 1 दिन के अंदर हो गए, उसमें एक मुख्यमंत्री बन गया। तो ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी, सोची समझी हुई थी। सक्सेना साहब दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने एक किस्म से केजरीवाल को हटवाने का सारा श्रेय उनके पास जाता है। काफी लॉयल थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको उठा कर लद्दाख भेज दिया।
तो कहते लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं कर रहा था, उसको प्रमोट क्यों कर दिया, उसको गवर्नर बना दिया आपने। तो कोई उसके पीछे कोई यू कांट फाइंड एनी लॉजिक कि किसको क्यों उठाया, किसको क्यों बनाया, आरिफ मोहम्मद की क्या गलती थी कि बेचारे उनको क्यों हटा दिया आपने, या बड़ी पोस्ट देने वाले उनको। तो मैं लगता है कि जेडीयू की बात पे अगर बिहार पे आते दोबारा से हम, मेरे को स्पष्ट था कि जिस दिन से वहां सरकार बनी थी 3/4 मत उनके वोट आए थे, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी थी, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो एकदम हटाना ठीक नहीं था। बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो हमेशा अपने मुख्यमंत्री चाहेगी, उनके 14 मुख्यमंत्री अभी भी हैं, एक इंद्रिय को देख ले दिल्ली को मिलाकर 15 हैं, तब 16 हो जाएंगे। तो उनका लगता है कि देश के अंदर जैसे किसी जमाने में कांग्रेस के पार्ट 2/3 चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मोदी और शाह का ये होगा कि सारे देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए, हमारे गवर्नर भी होने चाहिए, तो दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। तो तालमेल किस लिए बैठना है, कोई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं संविधान के अंदर, नए लोग आ रहे हैं जिनका पार्टी से कोई समझ ज्यादा नहीं है, ऐसे लोग आ रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सेवा की है सर्विस में आकर के। तो ये देखने की बात है कि इसके पीछे यही रुक नहीं जाएंगे। वेस्ट बंगाल ने रवि को भेजा आपने, क्या वो कन्फ्रंटेशन करेंगे वहां चुनाव में, क्या होने वाला है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। और बात तमिलनाडु में भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो गवर्नर अनाउंस किया नहीं आपने, हो सकता हो जाए, जब तक घोषणा होगी 16 तारीख को होनी है लगभग इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और कोयम्बटूर जा रहे हैं मोदी जी 13 तारीख को, उससे पहले कोई गवर्नर होगा। अभी तो आर्लेकर जो केरला के गवर्नर है वहां भी इलेक्शन है, तमिलनाडु भी इलेक्शन है, तो एक गवर्नर को दोनों आपने दे दिए। तो देयर इज नो मैडनेस इन मेथड इन मैडनेस, कोई समझ नहीं आता मेरे को। परंतु ये जरूर है कि एक दिन के इतना बड़ा फैसला करने के पीछे कोई लंबी चाल जरूर है, मुख्यमंत्री बदलना, गवर्नर बदलना, चुनाव के अंदर जहां हो रहे वहां गवर्नर बदलना, ये अपने आप में मोदी जी जो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि एकदम सरप्राइज देने में विश्वास करते हैं। किसी को पता था ये होगा, किसी को पता था? इतना सीक्रेसी रहती है इन दोनों के बीच में कि आप गर्व कह नहीं सकते कि कल मोदी जी क्या करेंगे। तो इट इज पार्ट ऑफ ए लॉन्ग प्लान। क्या प्लान है वो चुनाव के बाद पता लगेगा। पर प्रभु एक बात मुझे बताइए कि क्या नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से और वो उसको हर्ष स्वीकार कर ले? भाई उनको जैसे आज बनाने को लोगों ने रोना धोना शुरू किया, उनके पोस्टर फाड़ दिए, मोदी जी को चोटना की, वहां पर नारे भी लगे, घर में कुछ लोग घुस गए, उन्होंने मानी बात किसी की भी। उनके बेटे को पहले बनाने की बात है, निशांत को अब कहा कि निशांत को बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा किसी को पता नहीं है। निशांत को पहले क्यों नहीं लिया अगर था सक्सेशन बैटल, तो पर ये चार्ज लगता है ना परिवारवाद, तो इस तरह परिवारवाद का चार्ज तो लगेगा फिर दोबारा से। तो नीतीश कुमार क्योंकि बीमार तो थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, तो आपने देखा कई बार वीडियो में भी देखा है, चीजें करते हैं। अभी परसों ही वो दो लोगों को पकड़े, माथा टकरा रहे थे, किसी का पकड़ के वीडियो वायरल हो रहा था, तो दो नेता थे, उनका माथा पकड़े टकरा दिया जोर जोर से। तो उनकी हरकतें कुछ तरह थी जो जस्टिफाई नहीं कर रही थी। वो 75 साल के हो गए, एक तो 75 साल उनके दूसरी पार्टियों पर भी लागू होने वाला है। जब सहयोगी पार्टियां हैं उनके ऊपर भी बीजेपी को नियम लागू करेगी, तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का नाम भी आ जाएगा, वो भी 75 के होने वाले हैं, तो उसको भी हटा देगी बीजेपी के तरीके से। मैं तो नहीं जाऊंगा, पर बीजेपी का जो नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के लंदन है या दूसरे लोग जो मंत्री बने हुए हैं यहाँ पर, वो सब वो चाहते ही थे कि हम बीजेपी के अंदर बढ़ जाए, वो तो बीजेपी के अंदर पहले से हैं, तो वो तो चाहते नहीं थे कि नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा व्यक्ति बने जो वहां पर स्ट्रांग हो, जो जेडीयू का से सेकंड लाइन पे आ जाए, जो करके बन सकता है। तो जो अंदर जेडीयू के अंदर भारतीयकरण हुआ, जो जेडीयू बी टीम नहीं है, वो पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन है, एक डिवीजन है बीजेपी का जेडीयू वहां पर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी वहां पर हुआ वो एक सोची हुई नीति के तहत है। लंबे समय में जाकर ये भी हो सकता है कि मेरे को लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही रही है, जहां जहां दो रीजनल पार्टी हैं उनमें से एक को खत्म करके धीरे धीरे बीजेपी ऑल्टरनेटिव बन जाए दूसरी पावरफुल रीजनल पार्टी का। जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, कांग्रेस भी खत्म हो गई, सीपीएम भी खत्म हो गई। इसी तरह तमिलनाडु में भी यही हो रहा है, अन्ना डीएम के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना का महाराष्ट्र में टुकड़े खत्म कर दिए, हरियाणा में चौटाला पार्टी के टुकड़े कर दिए। तो जहां जहां बीजेपी को किसी रीजनल पार्टी 2-3 अगर वहां पर हैं उनसे झगड़ा है, तो उनको खत्म करके बीजेपी नंबर 2 बने पहले, फिर उसके बाद नंबर 1 बने। इसका पार्ट मेरे को लगता है कि जेडीयू अब टूटेगी जरूर, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कहां जाएंगे, कुछ आरजेडी के पास जाएंगे, कुछ बीजेपी पे चले जाएंगे। तो अगले 5 सालों के अंदर जेडीयू रहेगी नहीं रहेगी, इसके ऊपर भी मेरे को डाउट है। तो मैं कह सकता हूं नीतीश कुमार बीमार हैं, राज्यसभा में जाएंगे नहीं जाएंगे, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ जेडीयू। कई बार टूट चुकी है जेडीयू, 10 बार बन की जनता पार्टी कैसे,
तो ये टूटने की तरफ चलने वाली है, कई लोग रहेंगे नहीं इसके अंदर। बट आपको लगता है कि इतना आसान होगा ये इतना आसान होगा कि निशांत कुमार को वो कह रहे हैं वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, नीतीश कुमार दिल्ली में आ जाएंगे, वो कह रहे ज्यादातर समय तो मैं बिहार के अंदर करूंगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है कि उनके साथ क्या हो रहा है या उनकी पार्टी के साथ क्या होगा आने वाले समय में? नीतीश कुमार तो उस स्थिति में नहीं है कि उनको समझ आ रहा है कि क्या होगा। मैं यही रहूंगा, मैं बिहार को मॉनिटर करूंगा, ये स्टेटमेंट है जो पढ़े लिखे दिए जाते हैं। परंतु अभी तक भी जो वहां सरकार चला रहे थे वहां पर वो बाबू लोग चला रहे थे, उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से एडवाइजर लगाए थे जो चीफ सेक्रेटरी रह गए हैं वहां पर पिछले 6 महीने से, जब से भी चुनाव हुआ, 3-4 महीने जब चुनाव हुआ है तब से वहां पर सारी सरकार बाबुओं के माध्यम से चल रही थी, जो दिल्ली को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार एक कहूंगा कि फोर्स ऐसी है जो आगे काम नहीं कर पा रही। सॉरी, मेरे को खांसी बहुत है ना। लेकिन आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि जनता दल यूनाइटेड बचेगी नहीं बचेगी, एक आपने एक इस ओर इशारा किया, और आपने ये भी कहा कि दरअसल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी आहट अभी सुनाई पड़ रही है और इतने बड़े परिवर्तन किए गए हैं। अगर मैं 1 बाय 1 अगर आपसे बातचीत करूं, क्या आपको लगता है कि आर.एन. रवि को बंगाल भेजना एक अच्छा कदम है? क्योंकि वो अगर चुनाव के दौरान अगर तमिलनाडु की तरीके से काम करेंगे तो उससे तो हो सकता है बीजेपी को फायदा ना हो। देखो, ममता वहां पर अकेली लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा भी है। उसके साथ वहां पर फोर्सेज, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेज लगा रखी हैं। अभी मैं देखो कलकत्ता आया हूं तो मेरे साथ बीजेपी के नेता भी थे। आप देख सकते हैं जो बीजेपी के नेता जो वहां पर इंचार्ज है, यहाँ पर इतने बड़े नेता नहीं थे, 2-3 लोग थे, पर एयरपोर्ट से उतरते ही उनके साथ सीआरपीएफ गाड़ियां लग गई। यानी कि वो गवर्नर, वो की मंत्री नहीं है, कोई एमपी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इतनी तेजी से काम हो रहा है। सीआरपी के लोग जो इलेक्शन इंचार्ज है बीजेपी के, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इतना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा है। रवि जो है पुलिस ऑफिसर रहे हैं और तमिलनाडु में पिछले 4.5 साल से देख ही नहीं कितनी लड़ाई उन्होंने वहां पर की है। कमिटेड वर्कर है वो, हिंदुत्ववादी है पक्का एकदम, हिंदी अच्छी बोलते हैं। तो उनको भेज, क्योंकि पुलिस माइंडसेट जो होता है कि एग्रेशन करना, कन्फ्रंटेशन लेना, वो उनका माइंडसेट है। प्रोफेसर बोस जो थे वो एकेडमिक से वाइस चांसलर रहे हैं और लड़ाई के मूड में नहीं रहे होंगे, बीमार भी थे वो भी, तो उनको भी लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम, जब हम आए थे चेन्नई में तो मैंने देखा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको। परंतु मेरे को लगता है रवि का फायदा अगर कन्फ्रंटेशन ममता से करनी है, कि ममता अभी अकेली लड़ रही है और इन पे भारी पड़ी हुई है। हालांकि 1 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे, ये कर जाएंगे, धरने पे बैठी हुई है, उसका कितना होगा, परंतु फील्ड लेवल पर वर्कर उनके साथ हैं, वहां पर पुलिस वाले भी उनके साथ हैं। क्योंकि यहाँ एक इश्यू बना दिया गया, ये बंगाल वर्सेस बाहर वालों का है। जितने भी बीजेपी के नेता सारे के सारे इंचार्ज, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंचार्ज बनाया गया जो दिल्ली से आया है, बाहर से आया है। तो बाकी जो बीजेपी का चुनाव जो चला रहे हैं लोग, वो बाहर के लोग हैं। तो बंगाल अस्मिता का सवाल उठ रहा है। परंतु उसमें रवि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने देखा है कि उनका कंडक्ट कैसा है, क्वेश्चनेबल है। तो दोनों की मिला-जुला होगी, गवर्नर के पास पावर होती है, हालांकि इलेक्शन के दौरान सारी की सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। और कहीं ये भी चल रहा है कि यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ये भी देखा होगा आपने, सुना होगा, अखबारों के अंदर भी छपा और सोशल मीडिया पर भी चला गया। तो मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है कि अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। अब आपने आज लगा दिया, कल परसों में लगा दिया, मेरे को लगता है 12-13 तारीख को स्वेरिंग होगी उनकी, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया आपने तो अब इलेक्शन हो जाएगा उसके अंदर। इलेक्शन होते ही पार्लियामेंट जाएंगे तो कहते इलेक्शन हो गया, क्या करना। तो टेक्निकली वो एक रास्ता खुला है, परंतु मेरे को लगता है कि मोदी जी या उससे फायदा उनको होगा, एक सही होगा, ये उनको सोचेंगे। परंतु जब बीजेपी की बात आती है, मोदी की बात आती है, तो हर किस्म का रिस्क लेने के तैयार रहते हैं वो लोग। तो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि हम प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव ठीक करा पाएंगे, जो जिसके अंदर बीजेपी ममता इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। तो मेरे को लगता है आर.एन. रवि का फायदा वहां हो सकता है, किस तरह से उसका लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। अगर प्रेसिडेंट रूल है तो गवर्नर पुलिस बैकग्राउंड के, तो वो वहां पर हेल्प कर सकते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात अगर वहां होती है तो ये किस आधार पर लगाएंगे? मतलब क्या वो कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है? अभी तो 355 में लगाएंगे ना, 355 में नोटिस होता है, गवर्नर साहब जैसे आएंगे 350 में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया आपका, ये हो गया, एक रिपोर्ट दे देंगे प्रेसिडेंट को, होम मिनिस्टर के पास, के लग जाएगा। देखिए जब मोदी है तो मुमकिन है। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि 2 महीने के अंदर आपको प्रेसिडेंट रूल अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से।
वो 2 महीने तो इलेक्शन में करा देंगे, उसके अंदर अगर इलेक्शन करा देंगे तो फिर उसके बाद खत्म हो गया, इन्फेक्शियस हो जाता है। पर लगाएंगे, मेरे को डाउट है। तो रवि को क्यों भेजा इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जहां इलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है, या तो उनको लगता है कि वहां जीत नहीं सकते, बीजेपी कुछ है नहीं वहां पर, विच इज द फैक्ट कि बीजेपी मार्जिनल प्लेयर है वहां, उनका अलायंस किसी से बना नहीं ढंग से, अभी तक का इलेक्शन अन्ना डीएम के साथ कोई इलेक्शन पत्र नहीं बन रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उधर डीएमके का अलायंस बन गया, विजय बहुत पावरफुल हो रहा है वहां पर, कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी बैठती नहीं है, बड़ी कोशिश करने के बाद वहां पर किसी बड़ा तोड़फोड़ नहीं कर पाए किसी पार्टी के अंदर वो, सिवाय एडीएम के। तो मेरे को लगता है कि रवि को भेजने के पीछे कुछ ना कुछ उनका मोटिव तो है कि वहां भी इलेक्शन है, यहाँ भी इलेक्शन, तो वहां से हटा के यहाँ क्यों भेजा? वहां का इलेक्शन, आपका रिजल्ट फॉरगोन है, आपको पता है क्या होने वाला है वहां, तो वहां गवर्नर का रोल नहीं हो सकता, तो यहाँ गवर्नर का रोल हो सकता है। असम में नहीं बदला आपने, असम में पता कि ठीक होगा इलेक्शन, केरला में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, वहां बीजेपी है ही नहीं। हम कॉर्पोरेशन के आरिफ मोहम्मद खान का क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान का क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान से आरिफ मोहम्मद खान से मैंने बात की, वो बेचारे ठीक ठाक है, वो तुम्हें पता है 2014 के अंदर उनको मंत्री पद का ऑफिशियली है ऑफर किया गया था, जो उन्होंने मना कर दिया कि मैं मंत्री पद नहीं रहना चाहता, परंतु मेरा एक मिशन था ट्रिपल तलाक, जिसके ऊपर मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर लगा दिया था, 33 साल 34 साल की उम्र में इस्तीफा दिया था, और उनका कहना है कि मोदी साहब ने जो मैंने युद्ध शुरू किया था उसको कानून बना करके 2015 के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। तो मैं तो मोदी जी का भक्त हूं, इसलिए कि उन्होंने जो मैं चाहता था सोशल रिफॉर्म मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कोई नहीं कर पाया मैं कर पाया, और वो कहने लगे कि मेरे पास आंकड़े हैं, जब से ट्रिपल तलाक पास हुआ है तब तक मुस्लिम समुदाय में डाइवोर्स के केसेस 86% कम हुए हैं। तो मेरे पास मिशन पूरा हो गया। अब मैं 5.5 साल 6 साल गवर्नर रह चुका, मेरा काम है कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ, हु एम आई एन इंडियन। तो गांव में जाकर के किताब लिखने की अभी बात करें, अब क्या होगा पता नहीं, मैं कर नहीं सकता कि क्या करने वाले हैं। उनको लगता है कि स्कॉलर हैं कितने 10 साल तक 12 साल तक, तो हटाया क्यों गया उनको? अगर वो इतने लॉयल थे, पहले केरला के गवर्नर थे, फिर बिहार के गवर्नर हो गए, और बिहार के पहले केरल के गवर्नर थे, फिर बिहार आ गए, बिहार में भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, क्यों हटाया गया? वो तो 5 साल की, देखो मैं दूसरी बात पहले बताना भूल गया कि गवर्नर रोनी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है प्रोविजन, में कन्वेंशन ये है कि 5 साल के लिए गवर्नर होता है, 3 साल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। पर इस सरकार के अंदर किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए, कईयों ने किए 5 साल से ज्यादा किए। आनंदी बहन ने कई साल से चलती आ रही है, आरिफ मोहम्मद खान 5.5 साल केरला में रहे, तो 4.5 साल के लिए रवि रहे यहाँ पर, और सक्सेना साहब 3 साल के बजाय 4.5 साल रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में। किरण बेदी को 3 साल से पहले हटा दिया गया। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो आपकी कन्वीनियंस है, एक्सपीडियंसी है कि कब आपको क्या करना है ये आप तय करते हैं। गवर्नर तो कौन है आपके हाथ में? कांग्रेस पार्टी भी यही करती थी उस जमाने में, पर कांग्रेस के पास क्योंकि उनकी सरकारें भी थी, बीजेपी की सरकार ज्यादा नहीं थी। अब आप देखते कि गवर्नर का झगड़ा बीजेपी की सरकार नहीं होता, 14 बीजेपी की सरकारें हैं, वहां गवर्नर और बीजेपी के चीफ से झगड़ा क्यों नहीं होता? झगड़ा वही होता है जब नॉन बीजेपी सरकारें हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि विल ऑफ द पीपल, जिसको आप कहते हैं कि विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेड बाय हुम, बीजेपी का कहना है कि विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ममता कहना है विल ऑफ द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेस्ट बंगाल। तो कैन एन अनइलेक्टेड गवर्नर ओवररूल द विल ऑफ द लोकल स्टेट? ये बड़ा इश्यू खड़ा होने वाला है, क्योंकि फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ कि गवर्नर सिर्फ आपका सिपाही है, कि इलीगल काम नहीं हो रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो रहा। आपको एक बात पता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ, 57 यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के अंदर वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुए पिछले 2 सालों से। झगड़ा है गवर्नर के बीच में और ममता के बीच में। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जिसकी कमेटी के चेयरमैन ललित जो पुराने चीफ जस्टिस हैं, और एक कोई रमेश चंद्रा जो पुराने वाइस चांसलर हैं, वो कलकत्ता में बैठे हुए वाइस चांसलर चुन रहे हैं। ये हालत हो गई है कि जो आप लीगली नहीं करा पाते थे, आपने इस तरह से मैकेनिज्म बना लिया कि वाइस चांसलर अपॉइंट करने की पावर आपके पास तो है कि सुप्रीम कोर्ट से कमेटी अपॉइंट करा दी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी क्राइसिस हिंदुस्तान में हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म का माना क्या है कि स्टेट की चुनी हुई सरकार जो है वो अपनी पावर्स को यूज कर सकती है कि नहीं सकती। आज तो आप राज में हैं, पहले कांग्रेस वाले करते थे, कई लोगों के साथ किया, पर कांग्रेस वाले उस समय बीजेपी की 4-5 सरकार होती थी, पहले 5 प्रदेश सारा देश एक नारा लगा था। परंतु अब ये है कि अगर बीजेपी की सरकारों में कोई झगड़ा नहीं है, एक तो ये जो आइडियोलॉजी दिल्ली की है
वो बीजेपी की स्टेट पर तो लागू हो गई, जो मिशन दिल्ली से आता है वो बीजेपी की स्टेट में लागू हो गई, अगर बाकी स्टेट में लागू नहीं होती तो आप गवर्नर से कराइए। एक डेंजरस मैकेनिज्म है जो शुरू हुआ है, इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में परमानेंट तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला नहीं है। तो जो आपने कहा इसका मायने बड़े हैं कि गवर्नर को या लोकल स्टेट्स को फेडरलिज्म के अंदर थोड़ा सा, इंडिया बहुत बड़ा है, कल्चरल वैरायटी है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी है, उसके अंदर हर तरह के ओपिनियन को आने चाहिए, देखने चाहिए, तो वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे मालूम कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सी आपका सर्दी भी मुझे लग रही है। आपसे आखिरी सवाल, आपने शुरू में कहा कि कुछ बड़ा होने वाला, क्या बड़ा हो सकता है? नहीं, बड़ा होने मैंने कहा इलेक्शन के बाद, पहले कहा मैंने कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान नहीं हो सकता। बड़ा तो ये भी होता है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट डिसमिस करके आप प्रेसिडेंट लगा दो, एक भी बड़ा अपने आप में बड़ा होगा, चुनाव के दौरान होता है, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। परंतु क्योंकि मैं चर्चा, क्योंकि सोशल मीडिया पे है, लोग करते रहते, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर फ्रीडम है, लोग हालांकि जब बोलते हो तो हटा दिया जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं हटा दीजिए इसको, परंतु मेरे को लगता है कि नहीं होगा वो, अगर होगा तो बहुत बड़ा होगा। अब जैसे ही आपके इलेक्शन होते हैं उसमें किस तरह की वोटिंग पैटर्न होती है कि अब देखा होगा राज्यसभा में बीजेपी अपनी मेजोरिटी लगभग होने वाली है, तो अगर बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है आपको तो आपकी 2/3 स्टेट आपके पास होनी चाहिए, 2/3 पार्लियामेंट्री मेजोरिटी आपके साथ होनी चाहिए। तो 2/3 स्टेट्स अगर आपके पास हो गए, 28 में से 17, 18, 19 हो गए, और राज्यसभा में आपके साथ रिलाइज मिलाकर के 2/3 हो गए, तो कोई भी परिवर्तन आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, यूनिफॉर्म से लिक्विड ला सकते हैं, या और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कुछ बड़ा इसलिए होने वाला है कि ये सब तैयारियां उस तरफ जा रही हैं कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में होनी चाहिए, स्टेट्स में होनी चाहिए, बाय हुक और क्रुक। अब यूपी में इलेक्शन अगली बार अगर यहाँ नहीं किए गए किसी स्टेट में, ये तीनों स्टेट में एज ऑफ नाउ जनरल परसेप्शन ये कहता है कि तीनों स्टेट में बीजेपी हारेगी, चौथा आसाम में जीत सकती है। उसके बाद यूपी का चुनाव होना है, पंजाब का चुनाव होना है, पंजाब में बीजेपी का कोई चांस नहीं है। तो अगले जो 12 चुनाव होने हैं 29 से पहले, उस 12 में से 9 में तो बीजेपी राज कर रही है, 8 में, उस 8 में से 3-4 हार गए, तो फिर क्या होगा? तो उसी से पहले सबको पता करके कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनानी चाहिए जिससे कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वाइवल बचा रहा है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ना 27 में, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर 2-3 बड़े स्टेट हार गए आप, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई, 14 आदमी चले गए उनके, और चंद्रबाबू को डर लगा कि मेरे को बैठा देंगे, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि प्रभु जी की आज की बातचीत सुन के वो कहते हैं ना, प्रेग्नेंट विद मेनी पॉसिबिलिटीज, तो संभावनाओं का अनंत एक तरीके से, जिसे कहते हैं कि अनंत संभावनाओं में अनंत संभावनाएं आज आपने दिखाई है। देखते हैं कि हमारे दर्शक आपकी बातों को समझ रहे होंगे, दरअसल आप कहना क्या चाह रहे हैं, और जो बातें समझ आ गया, गूढ़ बात, बहुत मैं तो समझ गया, बहुत गूढ़ बात आप कह रहे हैं, और ये गूढ़ बात बहुत जरूरी बात है हमारे दर्शकों को समझने के लिए। और ऐसे ही वक्त में प्रभु चावला जी का जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है कि जब छोटी सी घटना लग रही थी, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, अरे तो इधर से उधर खाली रिशफल किया है, लेकिन उसका क्या अर्थ हो सकता है और क्या सरकार सोच सकती है, ये अब हमारे दर्शकों को समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।